कल हमने वीडियो में निश्चयवाद के बारे में अध्ययन किया था। उसी की निरंतरता बनाते हुए आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चयवाद। कुमारी सैंपुल की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक में निश्चयवाद के बारे में बताया है और वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैंपल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का प्रभाव तथा नियंत्रण बताते हुए बताया है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन ये भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, साथ ही उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं जिनसे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी हैं, साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। समुद्र तटीय भागों में उसको कमज़ोर और मृदु बना दिया है, किंतु उसके बदले में उसके भुजाओं और सीने को बलशाली बनाया, जिससे वह अपनी नाव की पतवार संभाल सके। नदी घाटी के निवासी मानव को प्रकृति ने उर्वर मृदा से संयोजित किया। उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत एवं नीरस तथा कठिन कार्यों से जकड़ देती है तथा उसके विचारों को उसके खेत के सीमित वातावरण तक सिकोड़ देती है। इसी तरह से पठारी क्षेत्रों और रेगिस्तान एवं लंबे चौड़े घास के मैदानों पर रहने वाला मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के झुंड को एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर और मरुस्थान पर ले जाता है। उनका जीवन बड़ा कठोर होता है और उसको पशुचारण के दौरान काफ़ी अवकाश मिलने के कारण उसकी विचार शक्ति कार्य करती है और लंबे चौड़े वातावरण में अकेला रहने के कारण उसके विचारों में भी सादगी आ जाती है। उसका धार्मिक विश्वास भावनापूर्ण हो जाता है। उसके कुछ विचार निरंतर घूमने के कारण उसके देश की सीमा को लांघ देते हैं तथा वह साम्राज्य वृद्धि के लालच में आक्रमणकारी बन जाता है। सैंपुल कठोर नियतिवादी विदुषी मानी जाती है और उन्होंने आगे नियतिवाद का समर्थन करते हुए ये भी बताया कि मनुष्य मोम या प्लास्टिक के पुतले के सदृश है जिस पर पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने को उसी के अनुकूल समायोजित कर लेता है। सैंपुल ने बताया कि प्रकृति मानव पर सतत एवं निश्चित रूप में प्रभाव डालती है, लेकिन उसके दौरान प्रकृति मानव की तरह शोरगुल न करके मूक रहकर अपना कार्य करती है। सैंपुल ने प्रकृतिवाद पर्यावरणवाद का प्रभाव धार्मिक चिंतन पर भी बताया है, यानी प्रकृति का प्रभाव धार्मिक चिंतन पर भी बताया है। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि धार्मिक चिंतन भी प्राकृतिक नियंत्रण से मुक्त नहीं है। भगवान बुद्ध के संदर्भ में उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध का जन्म हिमालय के असहनीय नमी वाले पर्वतपदीय भाग में हुआ, अतः उसने उष्णता एवं आर्द्रता से संघर्ष करते हुए अपने स्वर्ग को ऐसा निर्वाण माना जहाँ की व्यक्तिगत जीवन की सभी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्वतवासी या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर बाहरी वातावरण का प्रभाव ज़्यादा नहीं होने के कारण वो रूढ़िवादी होते हैं और जो नवीन प्रवृत्तियाँ आती हैं उनके विरोधी होते हैं, जबकि मैदानी भाग में रहने वाले लोग उत्साही होते हैं और पर्वतीय जनजातियों को शीघ्र अपने अधीन कर लेते हैं। तटवर्ती प्रदेशों के निवासी विभिन्न प्रदेशों के लोगों से संपर्क में आने के कारण रूढ़िवादी नहीं होते हैं। उसने वातावरण के तत्वों एवं उनके प्रभाव समझने में जलवायु को स्थान स्थान पर विशेष महत्व दिया है।
यहाँ तक कि मानव की आदत, व्यवहार एवं स्वभाव का मुख्य कारण भी उन्होंने जलवायु को माना है। सेम्पुल ने पर्यावरण के प्रभावों को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें पहला है सांस्कृतिक प्रभाव, फिर है उसका मानसिक प्रभाव, फिर है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, और फिर है मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में उसके शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं, मानसिक प्रभाव में धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव में वहाँ के रहने वाला मानव की समाज की उन्नति एवं आर्थिक विकास, और मानवीय गतिविधियों में उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आर्थिक साधनों पर पड़ता है, जिससे मानवीय गति प्रभावित होती है तथा वह स्थान परिवर्तन कर लेता है। इसी तरह से एल्सवर्थ हंटिंगटन ने निश्चयवाद को संगठित करने का कार्य किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक सभ्यता एवं जलवायु, फिर है मानव एवं आवास और संस्कृति के मुख्य स्रोत में प्राकृतिक वातावरण के मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट किया और बताया कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय रहन सहन, कार्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों, कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को सीधे प्रभावित करती हैं। और किरचॉफ एक महोदय वे हैं, उन्होंने भी कुमारी सेम्पुल की तरह वातावरण प्रभावों का समर्थन किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड अर्थ में बताया कि जंगलों तथा समुद्र तटीय भागों में रहने वाले लोग अनेकेश्वरवादी होते हैं, जबकि एकेश्वरवादिता रेगिस्तानी भागों की स्वाभाविक उपज है। इसी तरह से मोंटेस्क्यू एक महोदय हुए हैं, उन्होंने बताया कि उष्ण जलवायु की तुलना में शीत जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से बलवान, अधिक साहसी, स्पष्टवादी, कम अविश्वासी तथा कम चालाक होते हैं। इसके विपरीत उष्ण जलवायु में रहने वाले लोग शारीरिक दृष्टि से कमजोर, कायर, आलसी तथा निष्क्रिय रहते हैं। इसी तरह से अरब के विद्वानों ने विस्तृत तथा गहन भौगोलिक अध्ययन किए। उन्होंने भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ साथ मानव तथा पर्यावरण के संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनमें अल बतानी, अल मसूदी, इब्न हालक, अल इद्रिसी, इब्न खल्दून के नाम प्रमुख हैं। अल मसूदी का दृढ़ विश्वास था कि अधिक जल वाले प्रदेशों के निवासी अधिक प्रसन्न तथा विनोदी होते हैं। इसके विपरीत शुष्क प्रदेशों के निवासी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। घुमक्कड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और खुले वातावरण में निवास करते हैं। वे शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी, विवेकी तथा शारीरिक योग्यता वाले होते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोदिन महोदय ने अपने लेखों में बताया कि उत्तरी प्रदेशों के लोग बर्बर, क्रूर तथा साहसी होते हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों के लोग प्रतिशोध लेने वाले व चालाक होते हैं, परंतु उनमें सत्य तथा असत्य में भेद करने की क्षमता होती है। इन्होंने ही आगे चलकर बताया कि शीतोष्ण कटिबंध के निवासी उत्तरी क्षेत्रों के निवासियों से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं तथा दक्षिणी क्षेत्रों के निवासियों से अधिक बलवान होते हैं। अतः केवल ये लोग ही नियंत्रण करने में निपुण होते हैं। इसी तरह मैक कैरिसन ने एक महोदय हुए हैं, इन्होंने बताया कि उत्तर भारत के सिखों का लंबा डीलडोल, शक्तिशाली शारीरिक संरचना और उक्त शारीरिक प्रतिरोधकता दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य के निवासियों की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण उन्होंने सिखों के उत्तम भोजन का परिणाम बताया। सिखों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि तमिलनाडु के निवासियों के भोजन में प्रोटीन की कमी होती है।